नमस्कार, आज तारीख 25 अगस्त दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतुसेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में 18 पूर्व न्यायाधीशों ने एकजुटता दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की है। शाह ने 2011 के सलवा जुडूम फैसले को लेकर न्यायमूर्ति रेड्डी और सर्वोच्च न्यायालय पर नक्सलवाद समर्थन का आरोप लगाया था। पूर्व न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और जे चिलमेश्वर ने इसे फैसले को गलत व्याख्या करार देते हुए कहा कि यह नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी टिप्पणियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकती है और उपराष्ट्रपति चुनाव में गरिमा बनाए रखने की अपील की। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। राजस्थान में जयपुर, सीकर और सवाई माधोपुर में जलभराव और भूस्खलन से सड़कें बंद है। वहीं उदयपुर में सोम नदी के उफान से नेशनल हाईवे अवरुद्ध है। बिहार के पटना में मूसलाधार बारिश से कुर्जी, पाटलिपुत्र और गांधी मैदान में 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया, जबकि नालंदा में बाढ़ ने 18 गांवों को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में चंदौली का मुसाहिबपुर बांध टूटने से 5 गांव डूब गए और फर्रुखाबाद का एक गांव गंगा की बाढ़ से टापू बन गया। उत्तराखंड में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे भूस्खलन से बंद है, जबकि हिमाचल प्रदेश में शिमला, चंबा और कांगड़ा में रेड अलर्ट के साथ सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हैं। ओडिशा में कानी नदी के तटबंध में 30 मीटर की दरार से बालासोर और जाजपुर डूब गए। वहीं पंजाब और जम्मू कश्मीर में बांधों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज CSDS के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र के 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता डेटा पर भ्रामक जानकारी शेयर करने के लिए दर्ज FIR पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की बेंच ने कुमार को अंतरिम राहत दी, जिन्होंने गलती स्वीकार कर पोस्ट हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने के बावजूद नागपुर और नासिक में 2 FIR का सामना किया। कोर्ट ने कहा कि यह एक सम्मानित व्यक्ति की गलती थी और कार्यवाही पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस निर्देश को खारिज कर दिया गया जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में BA पास करने वाले छात्रों, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, उनकी डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय को ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने की कोई बाध्यता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दलील दी कि छात्रों का डेटा गोपनीय है, जबकि RTI कार्यकर्ता का कहना था कि डिग्री की जानकारी सार्वजनिक दस्तावेज होनी चाहिए। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि नए कानून ने रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो ड्रीम 11 के 67% राजस्व का स्रोत था। 2023 में 358 करोड़ रुपए के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल स्पेशल क्लॉज के कारण ड्रीम 11 बिना जुर्माना दिए डील खत्म कर सकता है। BCCI अब टाटा, रिलायंस या अडानी जैसे नए स्पॉन्सर के लिए टेंडर शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना और अन्य हास्य कलाकारों को दिव्यांगों पर आपत्तिजनक मजाक करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने क्योर SMA फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हास्य ठीक है, लेकिन किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं। कोर्ट ने कॉमेडियनों को YouTube पर बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के लिए व्यापक दिशा निर्देश बनाने को कहा गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के जनसंहार के लिए औपचारिक माफी की मांग दोहराई है। साथ ही बंटवारे की संपत्ति, 1970 के चक्रवात सहायता और फंसे नागरिकों की वापसी जैसे मुद्दों का हल मांगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ढाका दौरे पर दावा किया कि ये विवाद 1974 और 2000 में सुलझ चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बिना माफी और समाधान के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। गजा के हेल्थ मंत्रालय के अनुसार आज दक्षिणी गजा के नासर हॉस्पिटल पर इजरायली मिसाइल हमले में 15 लोग मारे गए, जिनमें अल जजीरा और राइटर्स के 3 पत्रकार शामिल हैं। ये डबल टैप हमला था, जिसमें लगातार 2 मिसाइलें दागी गईं, जिससे रेस्क्यू कार्य मुश्किल हो गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 192 पत्रकार मारे जा चुके हैं और कुल 62,686 फलस्तीनी की जानें गई हैं, जिनमें लगभग आधे महिलाएं और बच्चे हैं।
भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगियोल का तीसरा चरण का ट्रायल अंतिम दौर में है। आईसीएमआर के अनुसार 10,500 लोगों पर चल रहे इस ट्रायल में अब तक 8,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। पैनासिया बायोटेक द्वारा विकसित यह वैक्सीन डेंगू के चारों स्ट्रेन पर असरदार है और सिर्फ एक डोज में सुरक्षा देगी। देश के 20 केंद्रों पर चल रहे इस ट्रायल में अब तक ये सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई है। अब खबर जरा हटके में बात भारत की जेल में वीआईपी सुविधाओं से जुड़ी। जब कोई बड़ा नेता, मंत्री या हाई प्रोफाइल शख्स जेल जाता है तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। भारत के जेल मैनुअल के मुताबिक सभी कैदी बराबर हैं, लेकिन सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री या बड़े उद्योगपतियों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर सुपीरियर क्लास की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसमें अलग सेल, लकड़ी का तख्त, दरी, मेज, कुर्सी, अखबार, मच्छरदानी और कभी कभी घर का खाना शामिल हो सकता है। इसे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सुपीरियर क्लास की व्यवस्था कहा जाता है। आमतौर पर इस सेल का उद्देश्य अन्य कैदियों से अभियुक्तों की रक्षा करना और जेल के बाकी हिस्सों से अलग करना होता है। सरकार इन सेलों की अधिक सुरक्षा और बेहतर रखरखाव पर खर्च करती है। इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा बताया जाता है, क्योंकि आम आदमियों के बीच उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर वह किताबें पढ़ने की मांग करता है तो वो भी मुहैया कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डायबिटीज के कारण शुगर फ्री चाय, घर का खाना और दवाइयां दी गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।